हेलो स्टूडेंट्स, ये रहा आपके लिए अध्याय 1 का लेक्चर नंबर 6 और इसमें हम बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स के बारे में। वैद्युत फ्लक्स को अच्छे से समझने के लिए पहले हम समझेंगे बंद पृष्ठ और खुले पृष्ठ को। ठीक है, ये बात। आइए करते हैं शुरुआत दो मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ। होके मायूस यूं ना ढलते रहिए, होके मायूस यूं ना ढलते रहिए। जिंदगी जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए। तो आइए धीरे धीरे ही सही चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बंद पृष्ठ या बंद सतह के बारे में। इसका कोई उदाहरण आप फटाफट से सोच के बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। बहुत बढ़िया। एक फुटबॉल की जो सतह है वो बंद सतह है, फुटबॉल का जो पृष्ठ है वो बंद पृष्ठ है। इसमें कोई छेद या किनारा नहीं होता है। अच्छा, फुटबॉल में अगर आपको अंदर से बाहर जाना हो या बाहर से अंदर जाना हो तो आपको सतह को परिच्छेदित करके ही जाना पड़ेगा। इसमें देखो ना कोई छेद है ना ही कोई किनारा है, तो ये जो पृष्ठ है ये हमारे लिए है बंद पृष्ठ। आगे बढ़ते हैं। इससे सतह से गुजरे बिना अंदर से बाहर की ओर नहीं जा सकते। ये डिब्बा आप देख लीजिए, ये भी पूरी तरीके से बंद पृष्ठ है। अगर आपको इसके बाहर से अंदर जाना है तो सतह से गुजरना पड़ेगा, इसमें छेद करना पड़ेगा। ठीक है। बंद पृष्ठ जो है वो किसी आयतन को पूर्णतः घेरता है। इसके अंदर जो हवा है उस हवा के आयतन को इस पृष्ठ ने पूरा घेर रखा है। इस डिब्बे के अंदर जो भी सामान है, जो भी हवा है, उस पूरे आयतन को इस डिब्बे ने पूर्णतः घेर रखा है। यह कहलाता है बंद पृष्ठ। मैं दूसरा उदाहरण दूं, जैसे मैंने ये कागज का टुकड़ा लिया। अब इस कागज के टुकड़े ने क्या यहां हवा के किसी भी आयतन को घेर रखा है? आप यहां अपने मन में कोई घन मान ले, लेकिन यहां तो घन है ही नहीं ना। क्या ये कागज का टुकड़ा हवा का कोई निश्चित आयतन घेर रहा है? क्या नहीं घेर रहा है। और ये बंद पृष्ठ हवा का एक निश्चित आयतन घेर रहा है। इससे आगे बढ़ते हैं। पूरी तरह से किसी भी आयतन को घेरने वाला होता है बंद पृष्ठ। जैसे सिलेंडर का आपने उदाहरण ले लिया। इस सिलेंडर ने अंदर की सारी गैस को घेर रखा है, पूरे आयतन को घेर रखा है। घर में एलपीजी सिलेंडर रहता है गैस का, उसने अंदर जो गैस का पूरा आयतन है, लोहे के उस पृष्ठ ने उस गैस के आयतन को घेर रखा है। गॉस का नियम हम आगे जाके पढ़ेंगे, वो केवल बंद पृष्ठों के लिए ही लगता है, इसलिए हमें बंद पृष्ठ की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। हम बात करेंगे अब खुले पृष्ठ की, खुली सतह की। तो खुली पृष्ठ या खुली सतह पूरी तरीके से बंद नहीं होती। भाई आपको बंद पृष्ठ समझ में आ गया, जो पृष्ठ बंद नहीं है वो फिर कैसा है? खुला। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको कागज वाला, मैं उदाहरण दूं आपको क्रेडिट कार्ड का, मैं उदाहरण दूं आपको इस सिलेंडर का। देखिए सबसे पहले तो ये बॉल कैसा पृष्ठ है? बंद पृष्ठ। ये तो समझ में आ गया। अब आते हैं इस पे। ये बताइए बंद पृष्ठ है खुला है? सबको दिख रहा है कि ये खुला है, यहां से बंद नहीं है, इधर से बंद नहीं है, तो ये खुला पृष्ठ है। और उदाहरण लेता हूं, ये कागज का जो पृष्ठ है ये कैसा पृष्ठ है? खुला पृष्ठ है। ये जो क्रेडिट कार्ड है ये कैसा पृष्ठ है भाई? खुला पृष्ठ है ना। तो बंद और खुले पृष्ठ में साफ साफ बात समझ में आ रही। खुले पृष्ठ के किनारे आपको एकदम क्लियर दिखाई देते हैं, ये रहे खुले पृष्ठ के किनारे। ओके, इन कागज को आप कैसा पृष्ठ मानेंगे? खुला पृष्ठ। कागज का टुकड़ा ले लें, खुला सिलेंडर ले लें, एक प्लेट ले लें, कटोरी ले लें। जैसे ये सिलेंडर है, ये वाला सिलेंडर जो है ये खुला पृष्ठ है। आपकी हथेली कैसा पृष्ठ है? इसमें मान लीजिए आपने रेत रखी हो या खाने की कोई चीज रखी हो, खुला पृष्ठ है, सबको पता है ये बात। ओके, खुले पृष्ठ पर गॉस का नियम नहीं लगता है, गॉस का नियम लगेगा खाली बंद पृष्ठ पर। तो खुले पृष्ठ से अगर फ्लक्स निकालना हो तो वो विद्युत क्षेत्र के विन्यास और सतह के अभिविन्यास पर निर्भर करेगा। ये बात हम इस वीडियो में अच्छे से समझने वाले हैं। गॉस का जो नियम है वो खुले पृष्ठ पर काम नहीं करेगा। खुली सतहों के लिए फ्लक्स की गणना के लिए हमें पृष्ठीय समाकलन करना पड़ता है,
जनरली क्लास 12th के लेवल पर मुश्किल समाकलन नहीं पूछते हैं, सवाल एकदम सरल सा आता है। तो चलिए इन चीजों को समराइज करते हैं। खुला और बंद पृष्ठ आपको समझ में आ गया। बंद पृष्ठ एक निश्चित आयतन को घेरेगा, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाना हो तो पृष्ठ को छेद कर जाना पड़ेगा। जैसे मैं इस बात को समझाऊं कि अगर खुला पृष्ठ है तो आप बिना छेदन किए भी एक सतह से दूसरी सतह पर जा सकते हैं। जैसे इस सतह से इस सतह पर आप ऐसे डायरेक्ट इधर से इधर आ जाओ, छेदन करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। यह पृष्ठ हो गया खुला पृष्ठ। जबकि ये वाले में अगर आपको यहां से अंदर की तरफ जाना है तो आपको पृष्ठ को छेदन करके ही जाना पड़ेगा। बंद पृष्ठ में एक सतह से दूसरी सतह पर अगर आपको अंदर जाना है तो पृष्ठ का छेदन करना पड़ेगा। खुली सतह में आप एक से दूसरी जगह बिना छेदन किए भी जा सकते हैं, यहां से यहां आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इससे। अब हमें सीखना है क्षेत्रफल सदिश। वास्तव में तो देखिए क्षेत्रफल जो आपने 9th 10th में पढ़ रखा है वो कैसी राशि है, सदिश है कि अदिश राशि है। 9th 10th वाला क्षेत्रफल सबको पता है, क्षेत्रफल अदिश राशि। आप क्षेत्रफल लिखते थे 10 मीटर स्क्वायर, उसमें दिशा थोड़ी ना दिखाते थे। लेकिन इस अध्याय में फ्लक्स की गणना करने के लिए हमें एक नया सदिश सीखना पड़ेगा जिसका नाम है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश होता क्या है? जैसे मान लीजिए कि आप इस कागज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। इस कागज का क्षेत्रफल मान लीजिए कुछ आया, सपोज कीजिए ये आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सदिश का परिमाण लिख लिया आपने 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दिशा आप लेंगे अभिलंबवत बहिर्मुख, बाहर की तरफ। इस कागज के तल का अभिलंब बनाइए, वो दिशा आप सदिश की दिशा मान लीजिए। तो क्षेत्रफल सदिश का परिमाण तो क्षेत्रफल के तुल्य होगा और दिशा सदैव क्या होगी? बहिर्मुख अभिलंब दिशा में। आई बात समझ में? देखिए कोई वक्रित पृष्ठ हमें दे रखा है और अगर आपको इस वक्रित पृष्ठ के क्षेत्रफल को किसी सदिश से संबंधित करना है तो फिर आप छोटे छोटे पृष्ठ इस पे मान सकते हैं। जैसे यहां एक छोटा सा पृष्ठ मान लिया, इसका क्षेत्रफल सदिश इधर आ गया, यहां फिर एक छोटा सा पृष्ठ मान लीजिए, जैसे इतना सा यहां मान रखा है, और ऐसे आप हल कर सकते हैं। मैं फुटबॉल के माध्यम से ये बात आपको समझा देता हूं। अब आप इस फुटबॉल को छोटे छोटे क्षेत्रफल में बांटिए। यहां मैं लाल कलर कर रहा हूं, आपको क्लैरिटी से शायद दिख जाएगा। इस इतने से लाल रंग वाले क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश कहां होगा? तो वो ऐसे बहिर्मुख होगा अभिलंबवत दिशा में। आप इस लाल हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए और सदिश अगर आप लिखना चाहें तो वो सदिश आएगा इसके अभिलंबवत दिशा में। मान लीजिए कि लाल वाले हिस्से का क्षेत्रफल रहा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही समझने के लिए ये बात एक बार मैं यहां लिख देता हूं, तो फिर आप क्षेत्रफल सदिश कैसे लिखेंगे? चूंकि क्षेत्रफल को सदिश रूप में लिखना है तो हम इस तरीके से नोटेशन देंगे। ये एरिया वेक्टर में लिखने जा रहा हूं। क्षेत्रफल था 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और मान लीजिए कि ये जो लाल वाला हिस्सा है इसके अभिलंबवत इधर आई कैप है, इसके अभिलंबवत इधर वाली दिशा में आई कैप है, तो आप लिख दीजिए 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आई कैप। ऐसे दिया जाता है क्षेत्रफल सदिश। जो भी क्षेत्रफल आपने माना उसका क्षेत्रफल लिख दीजिए और अभिलंबवत दिशा में बाहर की तरफ जो इकाई सदिश है वो लिख दीजिए। अच्छा, अगर मान लो फुटबॉल के किसी और बिंदु की बात करें, मान लो यहां बात की, तो यहां भी आप इस पे लाल कलर कर दीजिए, छोटा सा एरिया ले लीजिए। इस छोटे से एरिया के लंबवत आएगा क्षेत्रफल सदिश। ऐसे हर बिंदु पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो पृष्ठ के लंबवत होगा। और क्या इस वक्रीय पृष्ठ को छोटे छोटे समतल पृष्ठ से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है? बिल्कुल माना जा सकता है। आप यहां बहुत छोटे छोटे समतल पृष्ठ मान सकते हैं और हर समतल पृष्ठ के अभिलंबवत दिशा में क्षेत्रफल सदिश होगा। क्षेत्रफल अवयव की दिशा उसके अभिलंब के अनुदिश होगी और सदैव बहिर्मुखी होगी। आइए अब बात करते हैं फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स से आशय यह है कि किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली किसी वस्तु की मात्रा। जैसे इस अध्याय में हम ज्ञात करेंगे किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की मात्रा।
फिर कुछ अध्याय बाद हम ज्ञात करेंगे किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की मात्रा। इसको समझाने के लिए मैं लेके आया हूं एक शानदार उदाहरण बोर्ड पर। मान लीजिए कि बहुत सारे मच्छर यहां से इस दिशा में लगातार गति करते जा रहे हैं। आपके पास एक पतला सा कागज है, एक क्षेत्रफल है, और ये क्षेत्रफल, ये कागज आपने ऐसे रखा। बताइए इस कागज से कितने मच्छर गुजर कर जाएंगे? सबको पता है ये कागज बहुत पतला सा है, तो कुछ मच्छर निकल गए ऊपर से, कुछ निकल गए इसके नीचे से, तो इस कागज से गुजरने वाले मच्छरों की संख्या हो गई 0। मेरी ये बात समझ गए आप? अच्छा, कागज मान लो मैंने ऐसे पकड़ रखा हो, अभी भी तो वही बात है, अभी भी कुछ मच्छर इसके ऊपर से निकल गए, कुछ मच्छर इस कागज के नीचे से निकल गए, कागज से गुजरने वाले मच्छरों की संख्या हो गई 0। इस कागज का जो क्षेत्रफल सदिश है वो इधर की तरफ है, ये हमें पता है। यानी कि क्षेत्रफल सदिश अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो तो विद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरफ रही हो और कागज का क्षेत्रफल सदिश इस तरफ रहा हो तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इसके ऊपर से निकल जाएगी, कुछ इसके नीचे से निकल जाएगी, कागज को काट के नहीं निकलेगी। कागज बहुत बहुत ही पतला है, कुछ चीजें ऊपर से निकल गई, कुछ नीचे से निकल गई, तो फ्लक्स हो गया 0। अच्छा, एक और केस चेक कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने कागज ऐसे रखा हो यूं, तो क्या अब इस कागज से अधिकतम मच्छर गुजर कर जाएंगे? ये कागज मैंने बोर्ड के तल के लंबवत रख दिया, बिल्कुल, अब इस कागज से अधिकतम मच्छर गुजर कर जाएंगे। यानी कि जब क्षेत्रफल सदिश की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रही हो, देखिए क्षेत्रफल सदिश इसके तल के लंबवत रहा होगा, क्षेत्रफल सदिश की दिशा जब विद्युत क्षेत्र की दिशा में रही हो तब फ्लक्स होगा अधिकतम। अच्छा, मान लो कागज मैंने यूं रख रखा है थोड़ा टेढ़ा, तो भी क्या इससे कुछ मच्छर गुजर कर जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। कागज ऐसे थोड़ा टेढ़ा रख दिया तो आपको दिख रहा है कि कुछ मच्छर इस कागज को क्रॉस करके चले जाएंगे। कागज थोड़ा ऐसा और कर दूं, फिर यूं कर दूं, फिर यूं कर दूं, जब कागज ऐसा हो कि क्षेत्र की दिशा के लंबवत इसका क्षेत्रफल सदिश आ जाए कागज का, तब तो हो गया फ्लक्स 0। फ्लक्स अधिकतम लाना हो अगर आपको, तो फिर जो कागज है वो आपको विद्युत बल रेखाओं के क्या रखना पड़ता है? लंबवत। आइए बात कर लेते हैं वैद्युत फ्लक्स की। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से अभिलंबवत गुजरने वाली, अभिलंबवत का मतलब आप समझ गए, ये कागज हमें ऐसे रखना है। जैसे मान लीजिए कि विद्युत बल रेखाएं इस तरफ गमन कर रही है, तो कागज इस तल के लंबवत रख दीजिए, आप बोर्ड के तल के लंबवत आप कागज रख दीजिए और देख लीजिए कि इस कागज से कितनी बल रेखाएं गुजर रही है। इसी संख्या को हम नाम क्या देते हैं? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र है वो समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए हुआ करता है E वेक्टर डॉट A वेक्टर, या E कॉस थीटा, जहां पर थीटा जो है वो E व A के मध्य कोण है। यह सूत्र कैसे बना मैं आपको समझा देता हूं, सरल सी ही गणना है। देखिए, हमें एक बात तो पता है कि विद्युत क्षेत्र जितना प्रबल होगा, इस कागज से गुजरने वाला फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा लाइनें इस कागज से गुजरेगी। यानी कि अगर मैं फाई का सूत्र बनाने की कोशिश करूं तो फाई का सूत्र बनाते वक्त फाई समानुपाती होना चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। जितनी ज्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस क्षेत्रफल से उतनी ज्यादा लाइनें गुजरेगी। दूसरी बात, क्या फाई समानुपाती होना चाहिए क्षेत्रफल के? भाई कागज का क्षेत्रफल, मान लो मैं और बड़ा क्षेत्रफल ले लूं, ये ले लिया मैंने क्षेत्रफल, अब एक पीले क्षेत्रफल से रेखाएं गुजरनी है और एक इस क्षेत्रफल से गुजरनी है, तो सिंपल सी बात है कि इस वाले क्षेत्रफल से रेखाओं की संख्या क्या गुजरेगी? ज्यादा गुजरेगी। यानी कि ये जो फाई है ये ए के समानुपाती आएगा। तो एक बात तो तय हो गई कि हमारा जो फाई है उसमें ई ए तो आना ही आना है, समानुपाती आने हैं ये। अब यहां क्या लिखें? कॉस थीटा साइन थीटा लिखें। मान लो आप गलती से यहां साइन थीटा लिख लेते हो, ये गलत है। क्यों गलत है इस बात को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। थीटा किसके मध्य कोण है? ई सदिश व ए सदिश के मध्य। मान लीजिए ई सदिश इधर की तरफ है, समझ रहे हैं आप इस बात को, और इस कागज का क्षेत्रफल सदिश ए सदिश भी अभिलंबवत बाहर की ओर इस तरफ है।
तो ई सदिश और ए सदिश में कोण कितना हुआ? 0 डिग्री। 0 डिग्री कोण हुआ तो साइन जब आप 0 डिग्री रखेंगे तो ये सारा मान ही कितना हो जाएगा? 0। जबकि हमें पता है कि इस स्थिति में फ्लक्स 0 नहीं है, इस स्थिति में फ्लक्स है अधिकतम, यानी कि सूत्र में साइन थीटा नहीं आ सकता। अब सूत्र में साइन थीटा की बजाय आप ले आइए कॉस थीटा और फिर देखिए कैसे बढ़िया सेटल होता है ये सूत्र। कॉस थीटा लाने के बाद देखिएगा ई सदिश मैंने इधर मान रखा है, ऐसे ऐसे ऐसे, और इस कागज का क्षेत्रफल सदिश भी इधर माना हुआ है, यानी कि ई सदिश और ए सदिश के मध्य कोण कितना? 0 डिग्री। यहां आप मान रखेंगे तो आप रखेंगे ई ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, अधिकतम मान है ये कॉस 0 डिग्री का, है ना। तो फ्लक्स भी हो गया अधिकतम, और वास्तविक रूप से हम जानते हैं कि इस स्थिति में इससे गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होगी अधिकतम। अच्छा, कागज में ऐसे रख दूं और विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे है, ऊपर से नीचे से यूं निकल जाएगी, इस वाले केस में फ्लक्स कितना आना चाहिए? 0। भाई कुछ रेखाएं ऊपर से निकल गई, कुछ रेखाएं नीचे से निकल गई। अब देखिए क्षेत्रफल सदिश होगा इस पीले कागज के तल के लंबवत, यानी कि ये ए वेक्टर की दिशा हो गई, ई वेक्टर ऐसे है, तो इन दोनों के मध्य का कोण कितना? 90 डिग्री। अब आप कॉस 90 डिग्री रख दीजिए यहां। जैसे ही आपने कॉस 90 डिग्री रखा, ये मान पूरा का पूरा 0 हो गया, और हमें पता है कि इस स्थिति में कुछ रेखाएं ऊपर से कुछ रेखाएं नीचे से, विद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा 0, यानी कि कॉस थीटा रख के ही फॉर्मूला सेटल होगा। तो फॉर्मूला जब आपका ई कॉस थीटा वाला बन गया तो फिर यहां अदिश गुणन होगा, क्योंकि ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर ही तो ई कॉस थीटा होगा। बात समझ में आई? फ्लक्स का फॉर्मूला ऐसे बनाया गया था। चलो, तो फॉर्मूला तो सबको समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं फ्लक्स के बारे में कि ये कैसी राशि है। चूंकि अदिश गुणन हो रहा है तो राशि कैसी होगी? अदिश राशि। दूसरी बात, फ्लक्स का अगर आप एसआई मात्रक लिखना चाहें तो विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक आप लिखेंगे न्यूटन प्रति कूलम्ब, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक लिखेंगे मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा से तो कोई संख्या आती है, उसका कोई मात्रक नहीं लिखना है, यानी कि इस फ्लक्स की एसआई अगर आपसे कोई यूनिट पूछे, एसआई मात्रक आपसे पूछे, तो एसआई मात्रक आएगा न्यूटन प्रति कूलम्ब इनटू मीटर स्क्वायर। या एक और मात्रक बनाया जा सकता है, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लिख सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर में, क्षेत्रफल हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर में। कॉस थीटा का तो आपको कोई मात्रक नहीं लिखना होता, संख्या आएगी इससे तो 1 मीटर यहां निरस्त हो गया, यानी कि वोल्ट मीटर। ये चीजें मैं यहां बोर्ड पर लिख भी दूंगा, अभी आपको समझा दी है। कॉस थीटा का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, यानी कि विद्युत फ्लक्स का मान तीनों तरह का हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। तो चलिए ये सारी बातें आपके लिए शानदार नोट्स में एक एक करके ले आता हूं। ये रहा फ्लक्स का फॉर्मूला। अब बढ़ते हैं हम इससे आगे। इससे आगे वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि है, क्योंकि अदिश गुणन हो रहा है यहां पर। अगली बात, यह ऋणात्मक 0 अथवा धनात्मक कुछ भी हो सकता था, क्योंकि कॉस थीटा का मान ऋणात्मक 0 अथवा धनात्मक कुछ भी हो सकता है। यहां ई का परिमाण ही आएगा और यह ऋणात्मक कभी नहीं होगा। यहां क्षेत्रफल का परिमाण आएगा, यह कभी ऋणात्मक नहीं होगा, लेकिन कॉस थीटा का मान ऋणात्मक हो सकता है। अगली बात, इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब मीटर स्क्वायर अथवा वोल्ट इनटू मीटर है। पीछे हम इसे समझ चुके हैं, बस नोट्स हम एक जगह बेहतरीन लिख रहे हैं, बना रहे हैं। अगली बात, इसका विमीय सूत्र देखें तो वो ऐसा आएगा। ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं। आपको बल का विमीय सूत्र लिखना आता है न्यूटन, आपको आवेश कूलम्ब का विमीय सूत्र लिखना आता है, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र लिखना आता है। सारे विमीय सूत्र लिख के चेक कीजिए, इस तरह का विमीय सूत्र इस वैद्युत फ्लक्स का आने वाला है। ओके, अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहें तो इसे फटाफट लिखिए। अब हम बात करते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत फ्लक्स की। मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरफ है और विद्युत क्षेत्र समरूप है। इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं के मध्य बराबर 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 दूरी है। इसमें हम एक क्षेत्रफल लाके रख देते हैं, ऐसे यूं रखा है बोर्ड के तल के लंबवत।
तो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा इस दिशा में, और विद्युत क्षेत्र सदिश की दिशा है इधर, यानी कि दोनों के मध्य कोण आ जाएगा 90 डिग्री का। इस केस में विद्युत फ्लक्स आएगा 0। वैसे हमें यह बात पता भी है कि पतला सा कागज है, तो कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके ऊपर से निकल गई, कुछ निकल गई नीचे से, बहुत ही पतला है ये कागज, ठीक है। तो इस बात को देख लेते हैं। क्षेत्रफल सदिश हमने इधर बना दिया, इस क्षेत्रफल के लंबवत थीटा आ गया 90 डिग्री। फ्लक्स का जो सूत्र है वो है ई ए कॉस थीटा। ई यहां उपलब्ध है, कुछ क्षेत्रफल भी यहां उपलब्ध है, लेकिन थीटा जैसे ही मैं 90 डिग्री रखूंगा तो कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0, यानी कि फ्लक्स अंततः आ जाएगा अपने पास 0। तो याद रखिएगा, अगर विद्युत क्षेत्र सदिश और ये क्षेत्रफल सदिश परस्पर लंबवत हो तो फ्लक्स होगा 0। इस बात को एक और तरीके से भी समझ लेते हैं अपन। मान लीजिए कि आपने कागज यहां रख रखा है इस तल के अंदर, इस कागज का क्षेत्रफल सदिश है इस दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा है इधर, तो क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की दिशा में कोण कितना बना? 90 डिग्री। जैसे ही ये कॉस 90 डिग्री रखेंगे मान आ जाएगा अपने पास 0। इसको भी लिख के देख लेते हैं। ये रहा इसका क्षेत्रफल सदिश इधर, तो ये कॉस थीटा वाले सूत्र में थीटा फिर से 90 डिग्री रखना पड़ेगा, क्षेत्रफल सदिश इधर, ई सदिश उधर, कोण 90 डिग्री है, कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0, यानी कि फ्लक्स आ गया मेरे पास 0। ठीक है, एक बहुत सरल सी बात समझ सकते हैं, जब भी क्षेत्रफल सदिश ई सदिश के लंबवत होगा तो फ्लक्स 0 आएगा, चाहे चुंबकीय फ्लक्स हो, चाहे गुरुत्वीय फ्लक्स हो, चाहे वैद्युत फ्लक्स हो। ठीक, अगली स्थिति पे आ जाते हैं। फिर से लिया हमने समरूप विद्युत क्षेत्र। इस समरूप विद्युत क्षेत्र में इस बार एक क्षेत्रफल मैंने ऐसे रखा है, बोर्ड के तल के लंबवत यूं रख रखा है। अब आपको पता है बोर्ड के तल के लंबवत अगर क्षेत्रफल रखा है तो अधिकतम विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तल से गुजर के जाएगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे 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 जा रही हैं और क्षेत्रफल आपने ऐसे रख रखा है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत ऐसे, तो अधिकतम रेखाएं इसको गुजर के क्रॉस करके जाएंगी, यानी कि विद्युत फ्लक्स अधिकतम आने वाला है। तो इसकी भी गणना सीख लेते हैं। इसका क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में दिखाएंगे अपन। ये वाला कोण यहां जो रहा होगा वो रहा होगा 0 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, थीटा कोण है ई सदिश व ए सदिश के मध्य। देखिए ई सदिश इधर है और ए सदिश भी तो इधर ही है, लंबवत ऐसे। याद रखिएगा थीटा कोण है ई सदिश व ए सदिश के बीच में, तो ई सदिश इधर, ए सदिश भी इधर, तो थीटा आ गया 0। यहां थीटा 0 रख दीजिए तो आपके पास आ गया ये कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री होता है 1, जो कि कॉस थीटा की अधिकतम संभव वैल्यू है, यानी कि इस केस में जो फ्लक्स आएगा वो अधिकतम आ जाएगा ई ए। ठीक है, अगली चीज देख लेते हैं। मान लीजिए कि इस बार हम क्षेत्रफल को किसी कोण पे लाके रखेंगे, तो क्षेत्रफल सदिश मैंने बनाया ऐसे, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश तो हमेशा क्षेत्रफल के होता है लंबवत। ये क्षेत्रफल हमने ऐसे लाके रखा, ऐसे रखा है पृष्ठ यूं। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश होगा इस पृष्ठ के लंबवत ऐसे। ये क्षेत्रफल सदिश ई सदिश के साथ कोण बना रहा है थीटा। इस बार ए सदिश और ई सदिश के मध्य कोण है थीटा, तो फिर फ्लक्स आएगा कितना? ई ए कॉस थीटा। आप इसको घुमाते 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 थीटा 90 डिग्री करवा दीजिए, फ्लक्स 0 हो जाएगा। आप इसको इधर घुमाते 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 ऐसे रख दीजिए तो आपको समझ में आ रहा है कि अधिकतम लाइनें गुजरेगी, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो फ्लक्स अधिकतम हो जाएगा। ऐसे 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 घुमा के यूं कर दीजिए तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो ये सारी चर्चा हो गई हमारी विद्युत फ्लक्स के बारे में। अब हम करने जा रहे हैं एक शानदार प्रश्न। सबसे पहले बात करें तो विद्युत क्षेत्र किस दिशा में है? विद्युत क्षेत्र है माइनस आई कैप दिशा में। देखिए यहां एक ऋण चिन्ह लगा हुआ है, तो विद्युत क्षेत्र है माइनस आई कैप दिशा के अंदर। तो मैं इधर विद्युत क्षेत्र बनाना चाहूंगा ऐसे। क्या ये विद्युत क्षेत्र समरूप है? बिल्कुल समरूप है। देखिए ये मान तो नियत है ना, तो ये समरूप विद्युत क्षेत्र हो गया। ई का मान बच्चों आ गया 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम।
दिशाओं का अगर बोध करना चाहें तो देखिए, इधर की तरफ आप ले रहे हैं प्लस आई कैप, इधर की तरफ आप ले रहे हैं प्लस जे कैप, या आप इसको एक्स एक्सिस बोल दीजिए, इसको वाई एक्सिस बोल दीजिए। जेड एक्सिस इस बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की तरफ होगी। अब 10 सेंटीमीटर भुजा का कोई एक पृष्ठ है जिसका तल YZ तल के समांतर है। देखिए Y ये रहा और Z ये रहा, तो Y ऐसा Z ऐसा, तो YZ तल ऐसे हो गया। मैं इसको बना नहीं पा रहा, पर आप शायद समझ गए होंगे कि इस YZ तल में 10 सेंटीमीटर भुजा वाला कोई वर्गाकार पृष्ठ रखा गया है। तो यहां अगर मैंने कोई पृष्ठ रखा तो उस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश क्या इधर की तरफ ले सकता हूं, यानी कि क्षेत्रफल सदिश और ई सदिश में कोण कितना है, 0 डिग्री। तो फ्लक्स आएगा अधिकतम। कर लेते हैं इसकी गणना। फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 डिग्री। ई मुझे दे रखा है 3 इंटू 10 की घात 3, और क्षेत्रफल कितना आएगा, तो क्षेत्रफल आएगा 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। आपको सेंटीमीटर को किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में। तो यहां हमारे पास मान आया 100 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है 10 की घात -2 मीटर, या आप चाहो तो इस बात को ऐसा लिख लो, 1 मीटर बराबर हुआ करता है 100 सेंटीमीटर। देखिए ये 10 की घात -2 उधर ले जाइए, तो आपको 1 सेंटीमीटर की जगह रखना है 10 की घात -2 मीटर। यहां सेंटीमीटर का वर्ग है, तो इसको अगर आप मीटर वाले मान में बदलेंगे तो यहां 10 की घात आ गई -4, और फ्लक्स अब SI मात्रक आएगा वोल्ट मीटर। हम सेंटीमीटर को मीटर में बदल चुके हैं। इसकी गणना कर लेते हैं। 10 की 1, 2 और यहां से भी 2 घातें काम में ले लीजिए, तो 4 माइनस की घात और 4 प्लस की घात निरस्त करा सकते हैं अपन। तो यहां मान कितना बचा हमारे पास, मान बच गया 30 वोल्ट मीटर। ये हो गया इसका पहला भाग हल। ए नाम से इन्होंने लिखा हुआ है ये वाला भाग। क्या बात समझ में आई? ठीक है, बी वाले भाग की बात कर लेते हैं। बी वाले भाग में हल करने के लिए फ्लक्स का सूत्र हम लिखेंगे फिर से, ई कॉस थीटा। सूत्र तो यही काम में आएगा। ई का मान कितना है भाई, 3 इंटू 10 की घात 3। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल हम अभी देख चुके हैं, ये आता है 100 इंटू 10 की घात -4। अब मान देखना बचा है थीटा का। थीटा का मान ध्यान से देख लेते हैं फोटो बना के। मान लीजिए कि ये एक्स अक्ष है, इनका कहना है तल का अभिलंब एक्स अक्ष से 60 का कोण बना रहा है। फिर से सुनिए, तल का अभिलंब एक्स अक्ष से 60 का कोण बना रहा है। ये एक्स अक्ष है और तल का अभिलंब मान लीजिए इधर है। तल के अभिलंब की दिशा में ही तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा आएगी। ये कोण कितना दिया मुझे, 60 डिग्री। सहमत है इस बात से? और हमारा ई किस दिशा में है भाई, हमारा ई तो इस दिशा में है ना, समरूप विद्युत क्षेत्र तो इधर लगा हुआ है। हमें कोण लेना होता है समरूप विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा में, यानी कि हमारे काम आने वाला कोण तो ये होगा। तो ये कोण है बच्चों 120 डिग्री। ठीक, तो यहां रख दीजिए कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री का मान सबको पता है, -1/2 हुआ करता है क्या। थोड़े ये पद हल कर लेते हैं, 10 की घात 3 और एक ये और एक ये सब तो गए। अपने पास यहां बचा 30 इंटू -1/2, यानी कि उत्तर आया -15 वोल्ट मीटर। ये आ गया वही उत्तर। आई बात आपको समझ में? फ्लक्स धनात्मक भी हो सकता है और फ्लक्स ऋणात्मक भी हो सकता है। अगर आपको ये बात समझ में आई तो मैं आपको देना चाहूंगा एक होमवर्क क्वेश्चन। स्टे ऑसम, बाय बाय, टेक केयर।